हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। अपन बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर अपन ने 4 वीडियोस पहले देख लिए थे। उनके अंदर अपन ने रदरफोर्ड की बात कर ली थी लास्ट क्लास में। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके बाद में बात करेंगे वेव्स की, एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। ये किसने दी थी? मैक्सवेल ने। बात की थी अपन ने रदरफोर्ड के लिमिटेशंस में, ड्रॉबैक्स में। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था? ये अपने पास कोई एक एटम था, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस होगी, ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था चारों ओर न्यूक्लियस के, तो जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी इमिट करेगा। इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, वो अपनी रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। जैसे कि अपन बात करेंगे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो ये जैसे जैसे घूमेगा कुछ इस तरह से ये अपनी एनर्जी इमिट कर रहा था। और ये इसके ऑर्बिट की रेडियस भी फिर छोटी हो रही थी धीरे धीरे। अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि इस फॉर्म में रेडिएशन इमिट करेगा। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस थी, ठीक है, जो इमिट हो रही थी, वो किस फॉर्म में हो रही थी? वेव। ठीक है, जो कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर थी, उसकी अपन बात करेंगे आगे। पर उससे पहले अपन को पता क्या होना चाहिए? मैक्सवेल ने बोला क्या था? मैक्सवेल ने क्या बोला था? जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, ये रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रहा था। और मैक्सवेल सपोर्ट भी किसे करता था? जो ये मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते थे। वेव नेचर। ठीक है, अब वेव नेचर की बात आ गई तो अपन देखते हैं वेव के बारे में थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले देखते हैं, मैंने अभी यहाँ पे बोला था जो रेडिएशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है तीनों डायरेक्शन में। जैसे कि अब यहाँ पे 3D डायग्राम आप देख लेना कहीं पे, गूगल वगैरह पे मिल जाए तो। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 2D में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी एक्स डायरेक्शन है जिसको उसने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली थी। ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली थी जिसको अपन बी से डिनोट करते हैं। और ये ले ली थी, ये एक्स डायरेक्शन, सॉरी ये वाई डायरेक्शन थी, कोई सी भी ले सकते हैं। ये ले ली थी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जिस साइड वेव चल रही थी, ये ऐसे ले लिया। ये वेव इधर ऐसे जा रहे थे, मतलब जो ये यहाँ पे वेव्स थी ना, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में चल रही थी, वो भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी की। अब यहाँ पे कब से अपने एक टर्म आ रही है? वेव। वेव के बारे में फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपने अभी तक अगर वेव नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। बात करते हैं वेव की। वेव के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जैसे मेरे पास ये कोई एक वेव बना लेता हूँ। ये मैंने एक वेव बनाई, जो इसका ये इंक्लाइन पार्ट होता है ना, इसको अपन नाम देते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट। और जो ये डिक्लाइन पार्ट होता है नीचे की साइड, इसको अपन नाम देते हैं ट्रो। ठीक है, ये इधर भी वेव जाएगी तो ये भी हो जाएगा ट्रो। ठीक है, ऊपर वाले क्रस्ट होता है, नीचे वाले ट्रो होता है। और दो क्रस्ट और दो ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन वेवलेंथ, या फिर बात उसको डिनोट करते हैं लेमडा से। या फिर इसको अपन यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी,
उसको भी अपन लेमडा ही बोलते हैं। मतलब कोई भी एक वेव हो, वो एक सिमिलर पैटर्न रिपीट ना करें, और या फिर जिस पॉइंट से उस वेव का पैटर्न वापस रिपीट होने लग जाए सिमिलरली, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं लेमडा। ठीक है। और ये यहाँ पे अपन को पता है ये पॉइंट होता है जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं इसे। और ऊपर जाते हैं तब होता है प्लस, नीचे जाते हैं तब होता है माइनस। और जो इक्विलिब्रियम स्टेट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, मतलब यही होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट से। अब ये ये इन सब को कंपेयर करके देखते हैं, तब यहाँ पे होता है सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ये देख कर ही पता चलता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम स्टेट से, उसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि नीचे की साइड है एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे अपन ने देखा वेवलेंथ के बारे में, बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ के अंदर सबसे पहले अभी अपन ने देखा था ये क्या होता है, क्रस्ट। ये क्या होता है, ट्रो। ये भी ट्रो, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रो के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं लेमडा। लेमडा ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्रस्ट और ये वाली क्रस्ट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने लेमडा बोल दिया। ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, कॉन्जिक्यूटिव टू क्रस्ट और टू ट्रो के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको अपन डिनोट करते हैं लेमडा से। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ। मतलब ये एक वेव, ये इतनी है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये एक वेव है। ठीक है, क्यों? जहां जिस पॉइंट से ये वापस रिपीट, ये यहां से रिपीट करने लग गई, सिमिलर पैटर्न रिपीट करने लग गई ये वेव, देखो आप, है ना। तो ये दूसरी वेव हो गई, तो ये दूसरा टू लेमडा। फिर ये आगे चलता जाएगा टू लेमडा, थ्री लेमडा। अपन को यहाँ पे अब ध्यान यही रखना था जो मैंने यहाँ पे बताया। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust and trough and between those points from it started again to repeat similar pattern बताया था अभी, is called wavelength। ठीक है, क्लियर। वेवलेंथ के बाद में एक चीज आती है फ्रीक्वेंसी, उसकी बात करेंगे अपन। तो बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले डेफिनेशन की बात, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑसिलेशन, मतलब कितनी वेव्स और ऑसिलेशन, जिनको अपन वाइब्रेशंस भी बोल देते हैं, ऑफ ए वेव मोशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही है, उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। वेलोसिटी अपन को सबको पता है कि यहाँ पे वैक्यूम मीडियम में बात करते हैं अपन, और यहाँ पे वेव होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सॉरी, वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल है। ये पीछे पॉइंट लिखवा भी रखा था, तो यहाँ पे सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी यूनिट की, एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्स या फिर पर सेकेंड। पर सेकेंड कैसे होती है, यहाँ पे यूनिट टाइम में बताना है, इसलिए पर सेकेंड होती है। और ये आई कैसे, अपन यूनिट चेक भी कर सकते हैं। जो वेलोसिटी होती है, आप फिजिक्स के फर्स्ट बेसिक के अंदर आप पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन, उसके अंदर आपको ये इनकी डायमेंशंस बताई जाएगी, इनके फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो अपन वहां से सबको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, वेवलेंथ होता है, अभी पीछे बात की थी वेवलेंथ
एक सेकंड देना मेरे को। ये वेवलेंथ होती है इसकी, एक बार आप ऐसा यूनिट भी ध्यान में रख लेना। ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर। ये डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं, ये एक मेजरमेंट है और इसको अपन मीटर में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे लेमडा, लेमडा की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा? पर सेकेंड। तो ये ऐसे यूनिट आती है, और या फिर इसको अपन बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है और पर सेकेंड भी होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, या वेलोसिटी की। दोनों एक ही चीज है, और इनके बीच का डिफरेंस आप फिजिक्स में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले अपन स्पीड के बारे में लगभग सबको पता भी होता है और पढ़ भी रखा होता है छोटी क्लास में, लेकिन फिर भी अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं स्पीड की। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल कितनी कर सकता है? तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे डेफिनेशन से देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, मतलब पर सेकेंड। पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी वेव जा रही है, और उस वेव की लेंथ किससे मेजर करते हैं अपन? वेवलेंथ से, जिसको अपन बोलते हैं लेमडा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और वेलोसिटी वेव के केस में क्या हो जाती है? सी, लाइट की स्पीड के इक्वली वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, और यहां से लेमडा को नीचे भेज दे तो न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, है ना? ये इधर उधर तो भेजना आता ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वेव नंबर की, जिसको अपन नोट करते हैं न्यू बार से। ठीक है, वेव नंबर होता क्या है? वेव नंबर होता है, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या थी? यूनिट टाइम में, और यहाँ पे क्या है? यूनिट लेंथ। ठीक है, और इट इज रेसिप्रोकल टू वेव लेंथ। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है, और तभी यहाँ पे है कि दिया हुआ भी है यहाँ पे डेफिनेशन में कि इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या थी? लेमडा। मतलब अपन लेंथ थी तो ये कोई वेव थी, इसकी अगर अपन को वेव लेंथ फाइंड करनी है तो ये वेव की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, उसको अपन लेमडा ही बोलते थे। इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। और उसके बाद में अपन बात करते हैं एक टर्म की, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड अभी जस्ट पहले अपन ने बात की थी, ये कोई वेव है, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये भी इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? जीरो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ये ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इक्विलिब्रियम स्टेट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को ही बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन के अंदर अपन देखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक छोटी सी टर्म होती है लास्ट टाइम पीरियड, इसकी बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड, आपने बात की थी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड। टाइम होता है टी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एक बार आप समझने की कोशिश करना, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है? ये सेकंड है और ये सेकंड इनवर्स है, मतलब उल्टा फुल्टा कर दिया। तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
कैसे लिखा? फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है? पर सेकेंड, 1/सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऊपर आएगा, ये यहाँ पे ऊपर आएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पर सेकेंड था, तो पर सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड में। एक सेकेंड। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स। इससे पहले एक बार अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा उनकी बात कर लेते हैं वापस। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते थे? लेमडा से। जो क्या होती थी? किसी भी वेव की एक ऑसिलेशन की लेंथ को अपन बोलते थे लेमडा। या फिर दो क्रस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, या जो ट्रो होती थी उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते थे? लेमडा। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी? मीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ हो जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये अपन ने पहले बात कर रखी थी। उसके बाद में अपन ने देखा था वेव के बाद में, वेवलेंथ के बाद में फ्रीक्वेंसी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स, ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स इन पर यूनिट टाइम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी? सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है? सी, लाइट की स्पीड, और लेमडा इज इक्वल्स टू न्यू। ये ध्यान में रखना था। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी के बाद में अपन ने बात की थी स्पीड की। स्पीड, वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड की बात की थी। स्पीड में अपन ने क्या देखा था? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड क्या होगा? लेमडा इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो लाइट की वेलोसिटी होती है सी, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू, या फिर सी इज इक्वल्स टू न्यू लेमडा, एक ही बात है। और यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी करनी हो तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? सी अपॉन लेमडा। ये ध्यान में रखना था। इसके बाद में अपन ने बात की थी वेलोसिटी के बाद में वेव नंबर की, जिसको अपन डिनोट करते थे न्यू बार से। ये क्या होता था? डिस्टेंस इन यूनिट लेंथ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लेमडा। लेंथ को लेमडा, लेमडा ही तो बोलते थे वेवलेंथ। ये ध्यान में रखना था। इसके बाद में अपन ने एक चीज देखी थी एम्पलीट्यूड, वो पता ही था, ये वाला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट से 0 0 पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वेव का, वो यही होगा, और उसी को अपन बोलते थे एम्पलीट्यूड। इसके बाद में अपन ने एक लास्ट बात की थी टाइम पीरियड की, जिसको अपन डिनोट करते थे टी से, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कुछ चीजें थी, ये अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब अपन को और अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन इनको ध्यान में रखना और याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स की। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। वो टाइप अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये इनके नाम है, ये आपको याद करने होंगे, रखने होंगे। आप अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आपको जिस भी ट्रिक से याद हो आप बना सकते हो। आगे अपन जब वापस इसको रिवाइज करेंगे तब ट्रिक से याद करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इनको याद करना है। जैसे सबसे ऊपर ही ऊपर आती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद में आती है गामा रेज। गामा रेज के बाद में आती है एक्स रेज।
उसके बाद में आती है यूवी रेज। यूवी के बाद में आती है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इसके बाद में आती है विजिबल रेज। विजिबल रेज के बाद में आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद में आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद में आती है रेडियो वेव। ये कुछ आपको याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इनको याद करने की, यहीं पे याद करने की अपन कोशिश भी करेंगे, ट्राई करेंगे। उससे पहले अपन को ध्यान में क्या रखना है, जैसे अपने पास ये रेज है, ये अपन को याद हो गई। ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनमें क्या होता है, इस डायरेक्शन में जानते वक्त, ऊपर से नीचे जाते वक्त, इनका लेमडा होता है, जो वेवलेंथ होती है वो तो इंक्रीज होती है। मतलब कहीं पे दे दिया कि कॉस्मिक रेज और गामा रेज, इनमें से वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो सेकंड वाले की नीचे वाले की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है। और एक यहाँ पे अपन ने जो वेलोसिटी की बात की थी, उसके अंदर अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था वेलोसिटी का, c इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन, सॉरी, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा। अब यहाँ पे c तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो सबके लिए सेम होगा, बट ये तो इनवर्स रेशियो में है ना, तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा इनवर्स रेशियो में है। अगर आप ये लेमडा बढ़ाते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्स रेशियो में है। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे लेमडा तो इंक्रीज होता है, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाले होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नीचे वालों की वेवलेंथ ज्यादा होगी। जैसे कोस, ये मेरे को एक्स रेज, और ये जैसे यहाँ पे बात करते हैं एक्स रेज और यूवी रेज, ये दो दे दिए मेरे को। अब इनमें से मेरे को बताना है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी हो गई। ऊपर से नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इन दोनों में ऊपर कौन आता है, एक्स रेज ऊपर आती है। तो इनमें से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि नीचे जाने पे डिक्रीज होती है तो इसकी कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पे वेवलेंथ का दे दे इनमें की वेवलेंथ कंसिडर्ड करना है, तो वेवलेंथ लेमडा, लेमडा का क्या हो जाएगा ऑर्डर, यहाँ पे एक्स रेज ऊपर आती है, यूवी रेज नीचे आती है। ठीक है, दोनों में से जो नीचे आता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होती है। कैसे होती है, अब ये अपन ने यहाँ पे बात की थी, लेमडा ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे एक ये विजिबल रेज होती है, ये विजिबल रेज कौन कौन सी होती है, इसी, जो वेव्स, जो रेज अपन देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, ये जो रेज होंगी अपन इनको देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन विजिबल रेज को देख सकते हैं। और वो कौन कौन सी होती है, विबग्योर, VIBGYOR, ये 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनमें भी यही होगा सेम। ऊपर से नीचे जाने पे लेमडा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनकी जो लेमडा की वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्स 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। मतलब अपन को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर अपन को पूछा है कि वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ का आंसर अगर लास्ट में ये आता है, और दे दिया कि द, जो भी कोई वो रेस थी वो किस रीजन से बिलोंग करती है, तो इनके बीच में अगर अपना आंसर आता है तो अपन बोल सकते हैं विजिबल रीजन से बिलोंग करती है वो, और उन्हें अपन देख भी सकते हैं। और इनसे नहीं करती, ऊपर आती है तो यूवी रेज, एक्स रेज, इनसे ज्यादा आती है वेवलेंथ, तो
इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको याद करने की। इनको याद करने के लिए सबसे पहले इनको लर्न करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, कॉपी पेन उठाना है और इनको 10 बार लिख लेना। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करना। जैसे यहाँ पे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, मैं पहले तीन को ही लेके चल रहा हूँ। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद में अपने पास आती थी यूवी रेज। तो कॉस्मिक, अब एक एक धीरे धीरे ऐड करो। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी। ठीक है, मैं ये 11th क्लास के लिए बता रहा हूँ, टारगेट वालों को तो वैसे भी पता होती है, 12th प्लस वालों को। लेकिन फिर भी एक बार स्टार्टिंग के अंदर क्या, अभी आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ नहीं रखी है, आपके फिजिक्स वगैरह सिलेबस में है नहीं, इसलिए एक सेकेंड, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी आप फिजिक्स वगैरह पढ़ लोगे और आगे बढ़ेंगे तब याद भी हो जाएगी। चार हो गए। अब इसके बाद में अल्ट्रावायलेट के बाद में आता है विजिबल। तो कॉस्मिक गामा एक्स यूवी एंड विजिबल, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी एंड विजिबल, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी एंड विजिबल। विजिबल के बाद में क्या आती है, इंफ्रा माइक्रो रेडियो, इंफ्रा माइक्रो रेडियो, इंफ्रा माइक्रो रेडियो। ठीक है, अब अपन इनकी एक कलेक्टिवली बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इन पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन के साथ इनको याद करने की कोशिश करना और लिख के एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्मिक गामा एक्स यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। पता है ऊपर से नीचे जाने पे लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस बताना है अपन को न्यू का। ये अपन को सीरीज दे रखी है इनमें। सबसे पहले बात अपन साइड में एक बार स्टार्टिंग के अंदर लिख ही लेते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्मिक गामा एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। बात करते हैं एक्स रेज की। तो ऊपर से नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और लैम्डा होता है बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी की बात की है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो एक्स रेज, एक्स रेज। बाद में आ रही है यूवी रेज, यूवी रेज, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, माइक्रोवेव्स, ये यहाँ पे माइक्रो थर्ड, रेडियो वेव्स, ये सबसे लास्ट में रेडियो। तो ऊपर से नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो की। सही है। उसके बाद में उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, माइक्रो की। उससे ज्यादा ये ऊपर आ रहा है तो यूवी की। और ये एक्सरेज इनमें सबसे ऊपर है, तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बट फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पता इनमें से भी कोई सही हो जाए, दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं। लेकिन इसमें अपन को चेक करना होंगे। रेडियो, रेडियो, माइक्रो, माइक्रो, ऐसे कैसे हो सकता है। रेडियो की तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और ऊपर से नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो नीचे से ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो नीचे से ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो माइक्रो की रेडियो से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कम दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। यूवी और एक्स के बीच में बताना अपन को। तो यूवी रेज नीचे आता है, एक्स रेज ऊपर आती है, तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी यूवी रेज से ज्यादा होती है। यहाँ पे कम बता रखा है, ये भी गलत। रेडियो माइक्रो, रेडियो माइक्रो ये सेम ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा बता रखा है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ए वो करेक्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ, एक सेकंड देना, लिमिटेशंस की। ठीक है, मतलब ये थ्योरी थी, ये मैक्सवेल ने दी थी, इतना कुछ बोल के गया मैक्सवेल। लेकिन अब इसमें जो कमियां रही, इसकी डिमेरिट्स थे, उनकी बात करेंगे। सो लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। पेन चेंज कर लेता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी दी किसने थी, मैक्सवेल ने दी थी। और मैक्सवेल ने क्या बोला था, लाइट होती है वो ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में। और मैक्सवेल
सपोर्ट्स लाइट वेव नेचर। ठीक है, मैक्सवेल लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करता था, बट फिर आगे जाके कुछ इफेक्ट्स आए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। जैसे एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनकी अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ता है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेंगे अगर नाम आया है तो। बट ये दोनों होते हैं वो भी लाइट के कॉन्सेप्ट है, लाइट के एक्सपेरिमेंट है। और इनमें जो लाइट का एक्सपेरिमेंट होता है वो किसको सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर को, जो लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। बट इसके अकॉर्डिंग तो लाइट का वेव नेचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, photoelectric effect, black body radiations and hydrogen spectrum will cannot explained by this theory। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। और अगर ये एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ईएमआर से अपन नहीं समझ पा रहे थे, तो इसके लिए एक नया साइंटिस्ट आया, उसका नाम था प्लांक। प्लांक ने अपनी थ्योरी दी थी, कुछ एजम्पशन दिए थे, और उसके अकॉर्डिंग अपन को पता चला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर भी होता है। गलत दोनों ही नहीं थे, लेकिन लाइट के दो थे, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन कर दिया था मैक्सवेल ने, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया था प्लांक ने, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। और इनका फिर एक कलेक्टिवली अपन लास्ट में देख लेंगे। एक बात आती है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है? वो इन्हीं चीजों से आती है, इन दोनों को मिला के, कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, साथ साथ वेव नेचर भी होता है। लाइट के दोनों नेचर होता है, जिसको अपन बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और ये किसी और साइंटिस्ट ने दिया होगा। बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। ठीक है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दी किसने थी? प्लांक ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। उसमें सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस स्मॉल पैकेट्स और यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। जिसने उसको क्या नाम दिया था? क्वांटा। मतलब प्लांक ने क्या बोला था, समझने की कोशिश करना। लाइट होती है, उसका पार्टिकल नेचर होता है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता था। और उसने बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर होगा तो पार्टिकल्स स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में जाते हैं। वेव होती है वो ऐसे कंटिन्यूअस होती है, बट ये कंटिन्यूअस नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये एक, ये फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब ये इतनी स्पीड से होता है कि अपन को वेव की फॉर्म में दिखते हैं, बट ये होते क्या है एक्चुअल में? पार्टिकल्स, जिनको उसने क्या नाम दिया था? ये जो स्मॉल डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स थे, बंडल्स थे, इनको उसने नाम दिया था क्वांटा। उसने एक टाइम दी थी क्वांटा। ठीक है, उसके बाद में उसने सेकेंड पॉइंट में बोला इन केस ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी के केस में जो ये स्मॉल पैकेट्स थे ना, जिनको क्वांटा बोला था, उनको उसने नाम दिया फोटॉन्स। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में अपन बात करेंगे फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। जो फोटॉन्स थे वो, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। ठीक है, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो स्पीड चेंज हो सकती है। बाद में अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, एक सेकेंड। स्पीड एंड वेवलेंथ, मतलब ये सी और ये, क्योंकि स्पीड मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल थी? स्पीड ऑफ लाइट के। तो सी, वेवलेंथ को अपन लेमडा से डिनोट करते थे, लेमडा ऑफ फोटोन इज चेंजेस इन अ मीडियम। ठीक है, ये मीडियम में चेंज होते हैं, बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स सेम। इसको समझने की कोशिश करना। जैसे ये अपने पास कोई गन थी,
ठीक है, ये अपने पास गन है, ये यहाँ पे एक पानी का टैंक है, ठीक है। ये यहाँ पे एक सिमिलर केस मैं और लेता हूँ, वाटर, वाटर टैंक है, ये फिर से अपने पास एक गन है, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्लैंक, ठीक है, ये खाली है। अब आप एक चीज देखना, यहां से दोनों को सेम टाइम पे फायर किया गन को, है ना, यहां से फायर किया, तो एक तो ये वाटर है, तो अब यहां से जब गोली निकलेगी और यहां से जब गोली निकलेगी, मतलब ये इनके बीच की डिस्टेंस सेम ही है, ऐसा थोड़ी दूर लग रहा है लेकिन दूर नहीं है। यहां से जब गोली निकलेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी अगर ये दोनों सेम गन है तो, ठीक है। और अब एक तो ये वाटर के अंदर से जाएगी, मीडियम क्या है, वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उस गोली से, तो इसकी स्पीड आपको नहीं लगता धीरे हो जाएगी पानी के अंदर, अपन देखते हैं ना, जैसे एक फेमस शो आता है सीआईडी, आता था पहले, उसके अंदर भी तो यही होता था कि वो पानी में किसी भी ऐसे बुलेट को ट्राई करते थे तब पानी में ऐसे छोड़ते थे, तब उसकी स्पीड धीरे हो जाती थी और वो यहाँ पे आके गिर जाती थी धीरे से। लेकिन ये खाली है, वैक्यूम, खाली है खाली है, वैक्यूम है, तो यहाँ से बुलेट क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड और जो वेवलेंथ थी, मतलब इसने कितने डिस्टेंस कवर की, वो यहाँ से ज्यादा होगी यहाँ पे। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या था, यहाँ पे वैक्यूम ले लो, यहाँ पे वैक्यूम मीडियम था, यहाँ पे था वाटर, मतलब कोई ना कोई मीडियम था। अब कोई ना कोई मीडियम आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही ना, क्योंकि ये थोड़ी है कि यहाँ पे पानी ले लिया तो कि बुलेट अब धीरे से रवाना होगी, स्पीड से रवाना होगी, बुलेट की तो स्पीड तो वही रहने वाली है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी बुलेट की, कितने टाइम पे निकल रही है, कितनी निकल रही है, उसमें तो चेंज नहीं हो सकता ना, ना ही उसकी एनर्जी में चेंज हो सकता है, बस ये उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल से टकरा टकरा के। तो यही बात थी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती, और स्पीड और वेवलेंथ डिपेंड करती है किस पर, मीडियम पर। हाँ, अगर फॉर सेम सोर्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स ऑलवेज सेम, जब तक अपन सोर्स चेंज नहीं करते तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन लेमडा, ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे, आगे अब बात करेंगे एक और पॉइंट की। इस पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है, इसको अपन लिख लेंगे एक बार, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब 0 तो होता है, लेकिन क्यों होता है, इसका रीजन, रीजन अपन देखते हैं। एक फिजिक्स के अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे अल्बर्ट आइंस्टीन की, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये फिजिक्स की एक थ्योरी है, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये मास इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मास का फॉर्मूला होता है, ये आता है आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी से, ये आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ अपन थोड़ा सा इसका आइडिया लेंगे, यहाँ पे ये एम है, एम क्या है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे एम नॉट,
एम नॉट होता है रेस्ट मास, ये वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं क्या इस फॉर्मूले से ये वाली है ये पूरी डिजिट इसको इधर भेज दूं तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, रेस्ट मास का फॉर्मूला एम नॉट इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इतना आपको पता है, अभी जस्ट पहले अपने बात की थी कि फोटोन होता है, उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है वैक्यूम मीडियम में, किसके इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी के। तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से एम इंटू रूट 1 माइनस ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट के, तो सी स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, नीचे भी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, तो यहाँ पे क्या बचा, एम मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस 1 कितना होता है, जीरो, जीरो का रूट जीरो, जीरो का कोई रूट नहीं होता, और किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट को, किसी भी चीज को, तो वो भी क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे एम नोट जीरो के इक्वल आ जाता है। ये क्या होता है, रेस्ट मास, रेस्ट, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और यहाँ से एक चीज और भी समझ में आ रही होगी कि जो मास ऑफ फोटोन है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती फोटोन की वेलोसिटी, तो क्या ये जीरो आ जाता, नहीं आता ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट होगा मास ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड एंड स्पीड, या फिर अपन बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तभी तो ये जीरो हुआ ना, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाए, अगर ये वैल्यू चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये कोई एक सोर्स है, ये कोई एक लाइट एनर्जी का सोर्स है, इसको मैंने बोल दिया सोर्स, इससे कुछ एनर्जी निकल रही थी। ठीक है, और एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती है, वेव फॉर्म में, बट होता क्या है, पार्टिकल नेचर। तो ये कोई एनर्जी निकल यहाँ से इमिट हो रही है, यहाँ से कोई रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से कोई निकल रहा है, तो इसका क्या होगा, एक तो होगा इसके पास लेमडा वेवलेंथ, एक क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एनर्जी होती है ना किसी भी सोर्स से निकलती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी उस सोर्स से निकलने वाली एनर्जी की। और यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में मैंने लिख दिया एच न्यू। ठीक है, एच हो, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। बात किसकी कर रहे थे, प्लैंक्स की। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है कुछ 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। अभी पीछे अपन ने बात की थी न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे, ये अपने पास कोई एक एनर्जी सोर्स था जिससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये सोर्स था, और एनर्जी जब भी ट्रेवल, जब भी यहां से एक कोई फोटोन निकला, ठीक है,
कोई भी फोटोन जब ट्रेवल करता है तब वो फोटोन जब भी ट्रेवल करता है तब वो वेव नेचर को फॉलो करता है, ठीक है। और जब भी फोटोन स्ट्राइक करता है, टकराता है, तब वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है वो, उसके नेचर को, ठीक है। यहां से अपन को ये कोई फोटोन निकला है किसी भी ई एनर्जी का, ये वेव नेचर को फॉलो कर रहा था, वेव नेचर को फॉलो कर रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी वेवलेंथ भी होगी उस फोटोन की, और उस फोटोन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उस फोटोन की एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वल, और यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे बोल कौन रहा है? प्लैंक बोल रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी किसका आएगा? प्लैंक का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से निकल के अपने, और फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन लेमडा, भी पीछे बात की थी, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सी हो गया वो स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ये लेमडा हो गया वो होगी वेवलेंथ उसकी, ठीक है। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि जैसे इससे निकलने वाले फोटॉन्स का नंबर बढ़ जाए, मतलब ये एनर्जी थी वो अपने पास थी, एक फोटोन की एनर्जी थी, ठीक है। अब यहाँ से निकलने वाले फोटॉन्स, ये जो एनर्जी थी, यहाँ से निकल रहे थे फोटॉन्स, ये ई एनर्जी के थे, ये कितने फोटोन की एनर्जी थी? ये एक फोटोन की एनर्जी थी। अगर यहाँ से निकलने वाले फोटॉन्स में मान लू एन, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा। ये कितने की थी? एक की। और अगर मान लो 10 फोटॉन्स निकल रहे हैं या एन फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो एन से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की एनर्जी को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने की एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा, एन एच सी अपॉन लेमडा। एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन यूनिट की, तो यहाँ पे लिख लेंगे एस आई यूनिट। एस आई यूनिट होती है इसकी एनर्जी की जूल, ठीक है। और उसके अलावा भी अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास कहीं पे दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इक्वल होता है, ये अपन को वैल्यू याद रखनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे एक अपन ने कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखा है, जैसे अपने पास फॉर्मूला था एक एनर्जी का एच सी अपॉन लेमडा, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ? इसको छोड़ना, एक बार ऐसे लिखना एच सी, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, कांस्टेंट है सबके लिए सेम आएगी, तो 6 × 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻8। इसको जब सोल्व करेंगे तब ये जूल में आएगी, जूल को जब अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ आती है अप्रोक्स एच सी इज इक्वल्स टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अगर अपन को लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ हो तब तो अपन ये वैल्यू यूज कर सकते हैं एच सी की जगह, और अगर नैनोमीटर में दिया हुआ हो तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, सिंपल है, ये इसको मल्टीप्लाई करके आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तब एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर, ये मैंने पहले भी लिखा रखा था, इससे हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन में अपन सबसे पहले देखेंगे, अपने पास है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ एनर्जी 3.3 दिस। ठीक है, यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, न्यू और लेमडा, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और इससे ही बाद में आता है एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं ऐसे कर दूं, एनर्जी अपॉन, ये इधर आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू न्यू, ये फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या दे रखी है अपन को, 3.3 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन एच की वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये 1 2, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये -34 ऊपर जाएगा तब कितना हो जाएगा, +34। तो ये आ जाएगा अपने पास 15, और 34 में से 15 सब्सट्रैक्ट करता है तब कितने आता है, 19। वो भी प्लस के, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। और 1 में 2 का डिवाइड करते हैं तब 0.5। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0.5 इंटू 10⁻⁻19, 5 इंटू 10⁻⁻20, ये भी सही है ना। ठीक है, अब बात करते हैं लेमडा की, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ के लिए अपन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा इधर से चला जाएगा, एनर्जी इधर चली जाएगी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। एच सी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁻, माइनस सॉरी +8 अपॉन एनर्जी की वैल्यू अपन को गिवन है कितनी है, 3.3 इंटू 10⁻⁻15। इसको सोल्व कर लेंगे तब अपने पास लेमडा आ जाएगा। ये आप सोल्व कर लेना कैलकुलेशन। अब तो बस, सॉरी यहाँ पे बोला सही था लेकिन कर दिया गलत अपन ने। यहाँ पे देखना, 34 ऊपर जाएगा, अब ये प्लस का 34 हो जाएगा, +34 -15 19, 19 ही यहाँ पे प्लस का 19 होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻18। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है 100 वोट बल्ब इमिट्स वोट। ठीक है, यहाँ पे वोट दे दिया तो एक चीज बताना भूल गया पहले, पावर। एक छोटी सी टर्म है, उसको यहाँ पे देखेंगे पावर क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन से सब क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन है इसकी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को पावर बोलते हैं। अपन ने पहले बात भी कर रखी होगी कहीं पे, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का अपन ने फॉर्मूला देख रखा था, एन एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे ये टी, टी लिख देता हूँ। ये क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये टाइम पर यूनिट टाइम। तो इन दोनों को मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ये एच सी लेमडा इन सब की वैल्यू अपन को पता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दे रखा, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। 100 वाट का बल्ब है, मतलब अपन को पावर दे रखी है कितने, 100। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है अपन को यहाँ पर, लेमडा इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम पूछा है, पर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर की जगह मैं लिख दूंगा 100 वोट एन अपॉन दी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये अपन को बताना है, एच सी। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए एच की वैल्यू क्या होती है, 6
0.6 इंटू 10 टू द रेज माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, तो यहां से जब अपन ये वैल्यू होगी वो यहाँ नीचे चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ ऊपर चली जाएगी। अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहाँ तक मैंने सोल्व कर दिया है और ये कैलकुलेशन आपको करनी है। आंसर आगे बता दूंगा मैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर बता दूंगा, या फिर इसको वापस सोल्व भी करके बता दूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटॉन्स इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी पूछी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। 100 फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हुए हैं तो एन, एनर्जी इज इक्वल्स टू फोटॉन्स इफ वेवलेंथ, लेमडा गिवन है कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम। अपन को बताना एनर्जी ऑफ 100 फोटॉन्स, तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा। एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू लेमडा एंगस्ट्रॉम है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, अभी पहले बताया था 12400 अपॉन 2000 1 2 3 1 2 3, टू से ये जाए, इसको डिवाइड करेंगे तब 6262, मतलब 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, अच्छा ये ऊपर नीचे एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम तो कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 620 इंटू 10 टू द रेज माइनस 19 इंटू 1.6, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द रेज माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये आ जाएगी जूल के अंदर अपने पास। ठीक है, बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, आगे भी है क्या। हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाय 5 मिलीवोल्ट लेजर, ये आपको करना होमवर्क है। ये सेम वही पावर वाला कॉन्सेप्ट है, पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर एन एच सी अपॉन टी लेमडा, नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे भी यही पूछा है इमिटेड पर सेकेंड, ये फाइंड करना है। इन सब की बस सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करनी है और निकालना है। दे क्या रखा है ये एक ध्यान रख लेना, ये यहाँ पे 5 मिलीवोल्ट दे रखा है ना, तो 5 मिलीवॉट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द रेज माइनस 3 वॉट। मिलीवॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द रेज माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है, ये आज की वीडियो होती है कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।